दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 20 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे साबिक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी, करप्शन केस में 17 साल की सजा। अमेरिका जॉर्डन ने ISIS के 70 से ज्यादा ठिकाने उड़ाए, सीरिया में बहुत बड़ा हमला। सुबह सुबह मोसाद के बड़े एजेंट को दे दी गई फांसी, ईरान का सख्त मैसेज। गजा के स्कूल शेल्टर पर बड़ा इस्राएली हमला, सबसे ज्यादा बहा बच्चों का लहू, सीज फायर बेअसर। और गूंज रहा गजा की जंग का सन्नाटा, घर उजड़े, दस्तरख्वान हुए खामोश। शुरुआत करते हैं इस शो की एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का जेल से आना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सजाएं कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को एक और करप्शन केस में 17 साल कैद की सजा सुनाई है। यह केस सरकारी तोहफों की सस्ती कीमत पर खरीद फरोख्त से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत और इमरान खान के वकीलों के मुताबिक दोनों को अलग अलग धाराओं में सजा दी गई है। अदालत ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 साल की सख्त कैद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत और 7 साल की कैद एंटी करप्शन कानून के तहत दी गई है। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और 2022 से हुकूमत से हटाए जाने के बाद से उन पर दर्जनों केस चल रहे हैं। इमरान खान और आजम खान की कहानी एक सी लगती है। इन मामलों में करप्शन, एंटी टेरर और एंटी स्टेट सीक्रेट्स तक के इल्जाम शामिल हैं, स्टेट सीक्रेट्स लीक करने के। इमरान खान हर केस में खुद को बेगुनाह बताते आए हैं, जबकि उनकी पार्टी का कहना है कि ये तमाम मामले सियासी बदले की कार्रवाई है। इमरान खान के फैमिली लॉयर राना मुदस्सर ने कहा कि अदालत ने डिफेंस को सुने बगैर ही फैसला सुना दिया और दोनों को 17 साल की सजा दे दी। कुल मिलाकर हालात यही बता रहे हैं कि इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खुलना फिलहाल बहुत दूर की बात लग रही है। बाकी पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े करप्ट लीडर्स हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं और बाहर हैं जेल से, ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर लंदन तक उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। यही होता है। अमेरिका ने जॉर्डन के साथ मिलकर सीरिया में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस जॉइंट ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के 70 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कई दहशतगर्द मारे गए हैं। अमेरिकी वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने कंफर्म किया कि इस कार्रवाई को ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम दिया गया है। उनके मुताबिक इन हमलों में ISIS के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के अड्डों को टारगेट किया गया। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिनको जॉर्डन की आर्म्ड फोर्सेस की एयरक्राफ्ट्स का सपोर्ट मिला। कुल मिलाकर इस स्ट्राइक के दौरान 100 से ज्यादा प्रिसाइज हथियार गिराए गए। इस पूरी स्ट्राइक में सीरिया की एक मॉनिटरिंग तंजीम के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में ISIS के कम से कम 5 दहशतगर्द मारे गए, जैसे कि कंफर्मेशन रिपोर्ट है, बाकियों का पता नहीं। इन 5 में से भी एक सेल लीडर शामिल है। बताया जा रहा है कि हमला उस कार्रवाई के जवाब में किया गया जिसमें पिछले हफ्ते पलमायरा इलाके में 3 अमेरिकी सिटीजन और फौजी मारे गए थे। अमेरिका का कहना है कि 13 दिसंबर को पलमायरा में हुआ हमला ISIS के एक अकेले हमलावर ने किया था, जिसमें 2 अमेरिकी सोल्जर और 1 अमेरिकी सिविलियन मारे गए थे। उसी के बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर अमेरिका और जॉर्डन ने मिलकर सीरिया में ISIS के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट एयर कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। ईरान में आज इस्राएली एजेंट का खात्मा हो गया। ये उसकी आखिरी सुबह थी। ईरान की जुडिशरी से जुड़ी न्यूज एजेंसी मीजान के मुताबिक 20 दिसंबर की सुबह एक शख्स को फांसी दे दी गई, जिस पर इल्जाम था कि वो इसराइल के लिए मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था और ईरानी अपोजिशन ग्रुप्स से भी उसके तार जुड़े थे, यानी वो शाह वाला। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल के बीच सालों से चल रही सीक्रेट जंग के दौरान अब तक कई लोगों को इसराइली इंटेलिजेंस से ताल्लुक के इल्जाम में सजा दी जा चुकी है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ये लोग इसराइल के ऑपरेशंस को ईरान के अंदर से मदद पहुंचा रहे थे। जिस शख्स को फांसी दी गई उसकी पहचान 27 साल के आर्किटेक्चर स्टूडेंट अघिल केशावरस के तौर पर हुई है। मतलब ये सिर्फ अभी स्टूडेंट ही था आर्किटेक्चर का,
اور پھانسی ہو گئی, مر گیا. یہ معاملہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جون میں ایران اسرائیل کی ٹکراؤ جو تھا وہ کھلی جنگ میں بدل گیا تھا. اس دوران اسرائیل نے ایران کے اندر کئی جگہوں پر حملے کیے تھے جن میں موساد کی کمانڈوز کے ایران کے اندر تک گہرائی تک گھس کر آپریشن کرنے کی باتیں بھی سامنے آئی تھی. ایران اس سے انکار کرتا ہے, الگ بات ہے. موساد اس کا دعویٰ کرتا ہے, یہ اور الگ بات ہے. اس سال ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں پھانسی کی سزائیں تیزی سے بڑھی ہیں. بیتے کچھ مہینوں میں ایسے کئی معاملوں میں موت کی سزا پر عمل کیا جا چکا ہے. کل ملا کر ایران نے صاف میسج دے دیا ہے کہ اسرائیل سے جڑے کسی بھی نیٹ ورک کو بخشا نہیں جائے گا. غزہ میں سیز فائر بس نام کا رہ گیا ہے. اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور معصوم بچوں کا لہو بہایا ہے. غزہ سٹی کے الطفہ علاقے میں ایک اسکول جہاں بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے, وہ اسکول اسرائیلی حملے کا نشانہ بنا. اس حملے میں 5 فلسطینی مارے گئے جن میں زیادہ تر بچے تھے. سو رہے تھے, سوتے ہی رہ گئے. الشفا اسپتال کے ہیڈ محمد ابو سلمیہ نے بتایا کہ مارے گئے لوگوں کو غزہ سٹی کے اسپتالوں میں لایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی. ہاسپٹل سورسز کے مطابق شہیدوں میں ایک دودموہا بچہ بھی شامل ہے. فلسطینی سول ایمرجنسی سروس نے کہا کہ زیادہ تر شکار بچے ہیں جبکہ کئی لوگ زخمی حالت میں اسپتال پہنچائے گئے. بتایا گیا کہ لاشوں کو نکالنے کی اجازت بھی تب ملی جب UN کی ہیومینیٹیرین آفس نے اسرائیل سے تال میل کیا, کوارڈینیٹ کیا کہ بھیا اب باڈیز تو نکالنے, تم نے مانا تھا مار لیا. یہ کتنی ظالمانہ بات ہے, یہ کتنی وحشیانہ بات ہے. ادھر اسرائیلی آرمی نے ہمیشہ کی طرح دعویٰ کیا کہ علاقے میں سسپیشس لوگ, سندگدھ لوگ دکھے تھے اور انہی پر فائرنگ کی گئی. ابھی تو سیز فائر کا ہے بھائی. حماس نے اس علاقے کو بے حد بے رحم جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیز فائر کی ایک اور کھلی خلاف ورزی ہے. غورطلب ہے دوستوں کہ اکتوبر میں سیز فائر شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیلی فائرنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی ہے. سیز فائر کے بعد 400 لوگ مار چکا ہے اسرائیل. کل ملا کر سیز فائر کے دعوے کے بیچ غزہ میں بچوں کی لاشیں بتا رہی ہیں کہ زمین پر حقیقت کیا ہے. بڑھتے آگے. غزہ کی جنگ نے گھروں سے وہ سکون, وہ اطمینان چھین لیا ہے جو کبھی فیملیز کو ایک ساتھ جوڑتا تھا. ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے وہ لمحے جن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی تھی اب غائب ہو چکے ہیں. جو خوشبوئیں کبھی گلیوں میں پھیل جایا کرتی تھیں جیسے پورا شہر ایک ہی میز کے ارد گرد بیٹھا ہو, اب وہ مہک بھی کھو سی گئی ہے. خاندان بکھر گئے ہیں, میزیں اجڑ گئی ہیں, اور جو خوشبوئیں کبھی ان تنگ گلیوں کو گرماہٹ دیا کرتی تھیں اب وہاں ایک خاموشی پسری ہوئی ہے. ہر طرف سناٹا ہے, کھنڈر ہے, مایوسی ہے, بے بسی ہے. مڈل ایسٹ شو میں آج میں پہلی مرتبہ بھارت کی خبر لا رہا ہوں. التجا مفتی, اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جان لیں, مفتی محمد سعید کی ناتن ہیں اور محبوبہ مفتی کی بیٹی ہیں, کشمیر کی لیڈر ہیں PDP سے. ہمارے بھارت میں آج کل ایک بہت بڑا مدعا چل رہا ہے. بہار کے چیف منسٹر نے ایک ایسی حرکت کہوں گا میں, ایسی حرکت کی جس نے انہیں مشکل میں ڈال دیا ہے, جس نے ان کے بارے میں بہت کچھ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. وہ اس حرکت سے بچ سکتے تھے لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا, لیڈرز اس حرکت کے بعد اور کچھ ایسے بیان دے رہے ہیں جو اور زیادہ ووادت ہو رہے ہیں. تو شری نگر میں PDP نیتا التجا مفتی, انہوں نے CM نتیش کمار کے خلاف شکایت درج کروائی ہے, جنہوں نے ایک محفل میں, ایک پروگرام میں ایک مسلم بیٹی کا حجاب یوں کر کے کھینچ لیا کہ مطلب چہرہ دکھاؤ. نتیش کمار سے میں بالکل کہنا کھلا چاہتا ہوں اور سب سے کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی سن سکتا ہے, نتیش کمار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر کسی کی اپنی ایک لمٹ ہے. اس طریقے سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت صاف ستھری اچھی امیج تھی نتیش کمار کی, لیکن یہ سب کر کے انہوں نے اپنے لیے فضیحت کر لی. بھلے وہ BJP سے الائنس میں حکومت چلا رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاست میں کوئی کسی کے ساتھ بھی حکومت چلا سکتا ہو. کوئی BJP کے, JDU کے یا کسی RJD یا کانگریس کے خلاف, وہ ان کے اپنے پرسنل ویوز ہو سکتے ہیں, لیکن سیاست میں اتنا اختیار نہیں ملنا چاہیے کہ کوئی کسی کا حجاب ہٹا دے. وہی
इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं, इन्हें सुनिए, ये कह रही हैं कि हम उन्हें सबक सिखा देंगे, मुस्लिम बेटियां उन्हें सबक सिखा देंगी। सुनिए। आपको कोई हक नहीं बनता, आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर। ये अभी 2 दिन पहले कोई डिबेट थी, उसमें बैठी थी, उन्होंने इसकी क्लिप शेयर की है। मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आज तक की है, मैं नहीं चलाता। एक दुशासन नकाब खींचता है, दूसरा दुशासन छूने की बात करता है, वो कह रही हैं, और स्टूडियो में दुशासन के प्रवक्ताओं को वाह वाह करने भेजा जाता है। तीसरा दुशासन जहन्नुम में जाने की बात कर। ये कुछ ओछे गिरे हुए बिल्कुल घटिया लेवल के बयानात जो सामने आए हैं, उसका इन्होंने जो है वो थोड़ा सा इशारा दिया है। क्या इनके नेता अपने कार्यकर्ताओं को देश की महिलाओं का नकाब, पल्लू, दुपट्टा खींचने का संदेश नहीं दे रहे हैं? ये पूछा। और इसके बाद कितनी गंद हो रही है वो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं। वो जो नफरती हैं, दिमाग से उग्रवाद जिनके अंदर भरा हुआ है, वो कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। प्रधानमंत्री और भाजपा को चाहिए कि उनके पास इतना बढ़िया मैंडेट है, बिहार में भी और मुल्क में भी, अच्छी सी हुकूमत चलाएं, सबको साथ लेकर चलें। ये जो नफरत बढ़ रही है एक तबके के खिलाफ, इसका नतीजा बड़ा खतरनाक होता है। हिस्ट्री में किसी भी मुल्क को उठाकर देख लिया जाए, गाड़ी का एक पहिया जाम कर दिया जाए और 3 चलते रहें तो 3 बेकार हो जाते हैं, भले एक सही हो ना हो। ध्यान रखिएगा, पूरी गाड़ी घसीटती है, चेसिस, इंजन, सब पे असर पड़ता है। चारों पहिए साथ चलें तो गाड़ी चलती है। इशारा था। और उन जैसे ये नफरती, ये इन्होंने भगवा झंडे लगा लिए हैं और नीचे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां सबके फोटो लगे हैं। मैं पढ़ नहीं सकता, आप पढ़ ही रहे होंगे, मैं इसे सुना नहीं सकता, आप सुनिएगा भी नहीं। वो गालियां दे रहा है, मैं सुनाऊंगा नहीं, म्यूट है ये वीडियो। ये बंदा इन मुगल बादशाहों के ऊपर पेशाब कर रहा था, अब पेशाब भी नहीं दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट है। तो ये सबको गालियां दे रहा था और इसका नाम है, इस नफरती का, विशाल गोयल। इसे बैठा हुआ देखो आप। ये सब लोग सस्ती सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ये सब करते हैं। ये मुगल रूलर्स को, इन्हें नहीं पता मुगल रूलर्स ने क्या कहा। अब मैं उनकी तारीफ भी नहीं करता, चलो छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं, इनका किरदार क्या है? इतिहास के कोई नायक थे, खलनायक थे, जो भी इनके लिए थे, उन पे खड़े हुए पेशाब कर। क्यों? इनके पास कोई काम नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी है, झंडे लगे हुए हैं, इनके पास पैसा है पीछे से, और कोई काम नहीं, क्योंकि इनका यही काम है सियासत में अपने आप को चमकाने के लिए। ये नफरत मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत से राजाएं, मुतिए जाकर पेशाब करिए उनके ऊपर। रावण ले गया था सीता जी को उठाकर, रावण की उस पर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग रावण को सही मानते हैं। जयचंद की स्टोरी असली पढ़िएगा, वो जयचंद क्यों बना, उस पर नहीं करेंगे। ये जो नफरत है, इस मुल्क की हुकूमत को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरक्की से आगे बढ़ रहा है। महंगाई चलिए सब ठीक है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब चला तो याद रखिए, 2 दुश्मन तो हमारी सरहद से मिले हुए बैठे हैं। उन्हें मौका चाहिए, लोगों को, लोग भड़क गए तो आ जाएंगे मैदान में। ये तो अच्छा है, इस मुल्क के हमारे लोग भड़कते नहीं, और कभी ना भड़के, ये दुआ है। लेकिन ऐसे लोग जो भड़का रहे हैं, इन पर नकेल कसने की गवर्नमेंट को जरूरत है। आज मैं एनालाइज कर रहा हूं इस खबर को, मैं करता नहीं हूं। मेरा थोड़ा सा दिल दुखा हुआ है इन जैसे लोगों को देखकर। हंसी तो आती है मुझे बहुत, क्योंकि ये हंसी का पात्र हैं, लेकिन दिल भी दुखा है इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए था। और आपसे कुछ नहीं हो सकता अगर इन लोगों का, तो आप हट जाइए, उन्हें आने दीजिए जो कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।